हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस एनसीईआरटी 6 to 12 साइंस सीरीज में हम फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का तीसरा टॉपिक जो हमारा मापन है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक को, इसके हर एक ऑप्शंस को, हर एक क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने बल एवं गति को पिछले वीडियो में समझ लिया हुआ है। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं बल एवं गति के टॉपिक से, हमने हर एक क्वेश्चन को, हर एक उसके ऑप्शन को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझा हुआ है। उसके पहले हमने गुरुत्वाकर्षण को समझा था। अगर आपको किसी भी टॉपिक का, भौतिक विज्ञान हो गया या बायोलॉजी हो गया, हमारा जीव विज्ञान का हर एक टॉपिक का एनसीईआरटी 6 to 12 साइंस सीरीज करके एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें हर एक टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। चाहे तो अगर आपको ज़रूरत होती है देखना हो तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगी आपको, इजीली वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको ऊपर ही जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें हम भौतिक विज्ञान में बल एवं गति हमने समझ लिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण हमने समझ लिया हुआ है। अब हम आज समझेंगे मापन के बारे में कि मापन, मेजरमेंट होता क्या है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, किस चीज़ को किससे मापते हैं, हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद ऊष्मा, रंग, प्रकाश, विद्युत धारा, ध्वनि, नाभिकीय भौतिकी, ये सारे टॉपिक हमारे बच जाएंगे। एक एक करके लाइन से उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। चलिए देखते हैं, मापन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटनीतिक संयुत्तर का चयन करना है। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। अब दिया है सबसे पहले ऑप्शन में हमारा ए में स्टेथोस्कोप। ये बताना है कि ये स्टेथोस्कोप जो है वो होता क्या है। तो स्टेथोस्कोप जो है वो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका कार्य करते हैं हम। जो स्टेथोस्कोप है वो एक प्रकार का चिकित्सकीय यंत्र यानी कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो चिकित्सक द्वारा रोगी के शरीर की आंतरिक, जो हृदय हो गया, फेफड़े हो गया, आंतों, इन सभी की ध्वनियों को सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप हमारा आ जाएगा 3 में, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। यहाँ पे अगर फेफड़ा और आंत भी रहता तो वो भी, उसके साथ भी हम जाते हैं। इस यंत्र का जो आविष्कार है उसको भी ध्यान में रखेंगे। वर्ष 1816 में 1816 में, यहाँ पे 1816 कर लेंगे, एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे रेने लेनेक, जिनका नाम था, उनके द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका आविष्कार किसने किया। तो रेने लेनेक, ध्यान में रखेंगे। 1816 में उन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो यहाँ पे ये हमारा 3 में आ गया। अब स्फिग्मो मैनोमीटर पूछा है, क्या होता है। तो ये जो होता है ये रक्तचाप मापने के लिए होता है। पी जो है वो हमारा 4th में जाएगा। ये एक रक्तचाप मापी है, ब्लड प्रेशर इसे मापा जाता है शरीर का। इस यंत्र का आविष्कार 1881 में एक ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक थे, जिनका नाम था सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल वॉन वेस, उनके द्वारा किया गया था इसका आविष्कार। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा 4 में गया। अब कैरेट मीटर सभी को पता है कि ये सोने की शुद्धता मापने के लिए, देखते हैं आप ऐड में भी देखते होंगे कि कैरेट, इतने कैरेट गोल्ड ऐसे करके, तो फिर वो सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए कैरेट मीटर का प्रयोग करते हैं हम एक्स किरणों के द्वारा। सोना हो गया, चांदी, प्लेटिनम, रोडियम, पैलेडियम, ये सभी जो मिश्र धातु, उनकी गुणवत्ता एवं उनके धात्विक जो संगठन होते हैं उसका परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। अब ऑप्शन डी में दिया है लक्स मीटर। तो एकमात्र हमारा बचता है लक्स मीटर। क्या है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे ए हमारा 3 में गया। 3 का है ऑप्शन सी में ही, पहले नंबर पे हमारा 3 है, 3 4 2 1। तो ये कूट क्या हो गया, हमारा सही हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने को दिया गया है। ये सूची को हम सुमेलित करेंगे तो इसमें हमें, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन रखा हुआ है कि एक क्वेश्चन से हम लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों के बारे में हम बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन ऐसे रखे हैं। अभी आपको 1-2 क्वेश्चन और ऐसे मिलेंगे, इसको समझते हैं। इसमें सुमेलित करना है उपकरण जो है उसकी मापन की
जिसे मापन होता है उसकी राशि बताना है यहाँ पे। अमीटर का बताया पूछा है यहाँ पे, अमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला और बैरोमीटर। तो अगर आपको कहीं से तो कहीं सुमेलित करने के लिए शुरू करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आपको अमीटर नहीं पता होता है तो हमें क्वेश्चन कैसे शुरू करना चाहिए सॉल्व करना। अगर अमीटर नहीं पता है कि क्या होता है तो हमें हाइग्रोमीटर तो पता ही होगा। अगर हाइग्रोमीटर भी नहीं पता है तो स्प्रिंग तुला तो हम ऐसे ही तुक्का मार सकते हैं कि मापन की गई राशि इसका क्या होगा। अगर ये भी नहीं पता है तो बैरोमीटर तो हम सभी को पता होता है। बैरोमीटर से क्या होता है, हम दाब यहाँ पे दबाना नहीं, दाब कर लेंगे, दाब होता है, वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से। यहाँ पे सही कर लेंगे, दाब कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक हो गया हमारा, इसके साथ जाएंगे हम यहाँ पे 4 का किस में है, 1 में। अब देखेंगे यहाँ पे कूट में किस में, लास्ट में 1 दिया है। तो कूट में जो यहाँ पे लास्ट में 1 हमारा सिर्फ बी में दिया है। अब फिर इसके बावजूद भी देखेंगे, हाइग्रोमीटर सभी को पता है, आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। स्प्रिंग तुला भार और ओमीटर जो होता है इससे विद्युत धारा मिल गया हमारा, इससे मापते हैं। अब यहाँ पे कूट हमें बताना है कौन सा इसमें सही है, तो कूट जो है बी, 3 4 2 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। इसको अगर आप समझना चाहें तो एक बार जल्दी से समझते हैं कि अमीटर किसी विद्युत परिपथ जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है में बहने वाली एक करंट धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका सिंबल ए। हाइग्रोमीटर जो है वो मौसम विज्ञान से संबंधित यंत्र है जिसके माध्यम से हम ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होता है और जल वाष्प की मात्रा इससे मापी जाती है। स्प्रिंग तुला जो होता है, स्प्रिंग स्केल अथवा जिसको हम कमानीदार तुला भी कहते हैं, एक प्रकार का भारमापी यानी कि वेटिंग स्केल होता है। इसके एक सिरे पर स्प्रिंग लगी होती है और वह सिरा जो होता है वो स्थिर होता है तथा दूसरे सिरे पर एक हुक आपको मिलेगा। एक सिरे पर क्या होता है, स्थिर होता है, स्प्रिंग लगा होता है तथा दूसरे सिरे पे एक हुक लगा होता है। ऐसे नहीं हुक बनेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरा हुक, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक हुक लगा होता है। इसी हुक में किसी वस्तु को हम लटका देते हैं और उसका भार जो है वो ज्ञात किया जाता है। और बैरोमीटर का हमने अभी आगे ही समझा था कि इसकी सहायता से वायुमंडलीय जो दाब होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। और वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की भविष्यवाणी जो प्रेडिक्शन है करने में इस यंत्र का प्रयोग हम करते हैं, बैरोमीटर का। क्लियर है हर एक ऑप्शन? आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। एक एक ऑप्शन हम बेहतर तरीके से आई होप समझ पा रहे हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप बेझिझक बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को समझ सके एक बार और। ठीक है, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? बताना है कि पाइरोमीटर का किसमें प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब में। अभी हमने समझा कि वायुमंडलीय दाब का प्रयोग हम किस चीज से मापने में करते हैं, बैरोमीटर से। आर्द्रता भी हमने समझा कि हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन तो हमने ऐसे ही रिमूव कर दिए। यही होता है तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो इस तरीके से आप कभी भी एग्जाम में बैठे तो आप यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट गए हैं। अब अगर तुक्का भी हमें लगाना पड़े तो हम 2 ऑप्शन से ही तो लगाएंगे। 2 ऑप्शन तो हमने रिमूव भी कर दिया, उच्च ताप के और घनत्व के। इन दोनों ऑप्शन में अब हम एक ऑप्शन के साथ जाएंगे कि किसके मापन में इसका प्रयोग करते हैं। और थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हम जाएंगे यहाँ पे, घनत्व के साथ तो जाएंगे नहीं, तो एकमात्र ऑप्शन बचता है हमारा यहाँ पे उच्च ताप के। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे कि पाइरोमीटर जो है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, उच्च ताप के मापने में इसका प्रयोग हम करते हैं। ये मुख्यतः गतिशील वस्तु तथा उन सतहों के मापन के लिए प्रयुक्त होते हैं जिन्हें स्पर्श करना मतलब छूना तथा उस तक पहुंचना संभव न हो। ठीक है, तो उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं। अधिकतम उच्च तापमान की माप की जाती है पाइरोमीटर के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाता है। अब जो पाइरोमीटर होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकिरण उत्ताप मापी होता है और एक प्रकाशीय होता है। इन दोनों को समझते हैं। जो विकिरण होता है पाइरोमीटर, उसमें इसको हम उत्ताप मापी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में पाइरोमीटर कहते हैं। तो जो रेडिएशन पाइरोमीटर होता है, इनमें गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की माप करके वस्तु का तापमान ज्ञात किया जाता है। तथा जो ऑप्टिकल पाइरोमीटर होता है यानी कि प्रकाशीय उत्ताप मापी होता है, इसके द्वारा जो है वो गर्म वस्तु की चमक जो ब्राइटनेस है उसके आधार पर उसका
ताप जो है वो ज्ञात किया जाता है। इसके 2 टाइप्स को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार उपयोग में आता है। किस उपयोग में आता है रडार? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, या ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, या रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। हमसे पूछा है कि जो रडार है वो इन चारों में से किसके उपयोग में आता है? तो रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति जो है उसको ज्ञात करने के उपयोग में आता है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारा वो सही हो जाएगा। क्लियर है? इसको समझना चाहें तो एक बार समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो ये सब ध्यान में रखेंगे। इसको एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि भूकंप जो है वो सिस्मोग्राफ से हम भूकंप मापी यंत्र है, सिस्मोग्राफ मापते हैं उसको, भूकंप को। इसको समझते हैं कि जो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग होता है, किसी वस्तु का पता लगाने की एक प्रणाली होता है। इसमें रेडियो जो तरंगे होती हैं, रेडियो वेव्स के प्रयोग से किसी वस्तु की जो प्रेजेंस है या डायरेक्शन है या स्पीड है उसका ज्ञात किया जाता है। और इसका प्रयोग वायुयान जो होते हैं, जहाज, जो गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, मोटर वाहन आदि की अवस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो ऑलरेडी हमने बता दिया कि सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप मापी यंत्र है। सिस्मोग्राफ यानी कि भूकंप मापी भूकंप जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न जो मोशंस ऑफ ग्राउंड होते हैं, उत्पन्न भूगति मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र होता है। जो रिएक्टर स्केल होता है, एक रिएक्टर स्केल के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये एक लघु गणितीय पैमाना होता है जो 0 से लेकर 10 के बीच संख्यांक के माध्यम से भूकंप की तीव्रता यानी कि भूकंप की जो इंटेंसिटी होती है अथवा जो उसकी मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, उसको प्रदर्शित करता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? रिएक्टर, जिसको पैमाना हम कहते हैं, रिएक्टर पैमाना 0 से 10 तक होता है, उसी पर इसका हम ज्ञात करते हैं, प्रदर्शित करता है ये। इस पैमाने पर अगली संख्या पिछली संख्या से जो होती है वो 10 गुना अधिक परिमाण जो है वो प्रदर्शित करती है। इस चीज को भी आप नोट कर लेंगे कि 10 गुना अधिक परिमाण ये प्रदर्शित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार? तो महासागर में डूबी हुई वस्तु जैसे पनडुब्बी हो गया अथवा हिमखंड जो होते हैं, आइसबर्ग का पता लगाने के लिए साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग जो होता है, सोनार जो होता है, इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का प्रयोग करके पता लगाया जाता है। इसमें पराश्रव्य जो तरंगे होते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ऑलरेडी हमने अभी आपको बताया था कि इसमें कि हमने इसलिए क्वेश्चन रखे ताकि इसको हम बेहतर तरीके से एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन को डिटेल में समझ सकें। इसमें इकाई और प्राचल दिया है, बताना है कौन सा कूट सही है। वाट का दिया है, अंतरिक्ष में दूरी, नॉट समुद्री दूरी, नॉटिकल मील समुद्री जहाज की गति, या प्रकाश वर्ष शक्ति। इसमें मिलाना है आपको इकाई को और प्राचल में, इसमें कौन सा किसमें सही है। तो वाट जो है शक्ति अथवा सामर्थ्य को मापने की इकाई है और कार्य करने की दर जो होती है उसको शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारा, इसी में हमें सिर्फ 1 का 4 में दिख रहा है। और भी ऑप्शन हम चेक करेंगे लेकिन ए का जो है वो 4 में जाएगा यहाँ पे शक्ति में। अब इसके बाद बी में दिया है नॉट, तो नॉट जो है वो जाएगा किसमें? 3 में, समुद्री जहाज की गति में। क्यों जाएगा? क्योंकि नॉट समुद्र में जहाज़ों की गति मापने की इकाई है। इसे नॉटिकल मील प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और जो नॉटिकल मील होता है समुद्री दूरी मापने की इकाई है। यहाँ पे नॉटिकल मील भी दिया है, तो ये क्या होती है? समुद्री दूरी मापने की इकाई होती है। तो सी का जो है वो 2 में जाएगा। कूट में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 432 कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी में हमारा 432 है। और एकमात्र बचता है हमारा प्रकाश वर्ष। तो अंतरिक्ष में दूरी जो है वो, अंतरिक्ष में जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। प्रकाश वर्ष जो होता है लाइट ईयर, जिसे हम कहते हैं लाइट ईयर, वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की जाती है।
प्रकाश वर्ष खगोलीय जो दूरियां होती है उसके मापने की इकाई होती है, तो यहाँ पे डी का पहला में जाएगा अंतरिक्ष में दूरी। क्लियर है। अब एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर बराबर होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे कूट में ऑप्शन सी हमारा सही होगा 4321। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है शक्ति का मात्रक। तो अभी हमने शक्ति का मात्रक समझा था ऊपर ही, क्या है, वाट है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ज़्यादा इसमें समय वेस्ट करने की ज़रूरत, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने समझा हुआ है ऊपर ही। फिर भी एक बार समझ लेते हैं। इसके बाद फिर हमारा सूची है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगेन ऑलरेडी हमने 3 सूची समझ लिया हुआ है, एक और सूची बचा है इस सेशन में। इसको समझते हैं। शक्ति का यहाँ पे मात्रक हमसे पूछा है, क्या होता है, वाट होता है। किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय जो होता है, इकाई समय मतलब 1 सेकेंड में किए गए कार्य अर्थात उसके काम करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य हम कहते हैं। शक्ति को जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट में व्यक्त किया जाता है। अगर यहाँ पे वाट न देकर क्या देता, जूल प्रति सेकेंड, यहाँ पे जूल सेकेंड देता तो उसके साथ हम जाते हैं। ठीक है, तो जो अलग से चीज़ें बताई जा रही है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो वाट ही ढूंढते रह जाएंगे एग्जाम में। अगर शक्ति का मात्रक पूछ दिया और 3 ऑप्शन दे दिया, हर्ट्ज दे दिया, वोल्ट दे दिया या न्यूट्रॉन दे दिया और वाट न दे के जूल सेकेंड दे दिया, तो हम पता चले वाट ढूंढने में ही अपना वाट लगा लें क्वेश्चन का। तो इसीलिए हम उस चीज़ को ध्यान में रख के चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सही कूट का यहाँ पे चयन करना है। सही कूट इसमें से आपको चयनित करना है। उसके पहले हम सुमेलित करेंगे, फिर कूट की ओर बढ़ेंगे। उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, ताप, जल प्रवाह, मैक, एंगस्ट्रॉन, पास्कल, क्यूसेक दिया है। तो मैक जो होता है वो उच्च वेग को प्रदर्शित करने का मात्रक है। तो मैक कहाँ गया हमारा, उच्च वेग में पहले ही ऑप्शन में ये हमारा जो है वो मिल जाता है, सुमेलित हो जाता है। मैक संख्या जो होता है, मैक नंबर वायु में ध्वनि की गति की तुलना में वायुयानों या अन्य जो वस्तुएं होती है उनकी गति प्रदर्शित करती है। तो उच्च वेग क्या हो गया, मैक में गया, सुमेलित हो गया। अब तरंग दैर्ध्य बताना है आपका, किसमें सुमेलित होगा। तरंग दैर्ध्य जो है बी का एंगस्ट्रॉन, ये यहाँ पे जाएगा। और दाब जो है वो जाएगा हमारा 3 में। यहाँ पे दाब जो होता है पास्कल से होता है। किसी सतह पर प्रति इकाई जो क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को हम प्रेशर यानी कि दाब कहते हैं, और दाब को पास्कल में हम व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे जो दाब है वो पास्कल में सुमेलित हो जाएगा हमारा। 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे डी एकमात्र हमारे पास ऑप्शन बच गया, तो क्यूसेक में जो जल प्रवाह है वो जाएगा। तो यहाँ पे अब कूट सुमेलित हो गया हमारा 1 2 3 4 लगातार, ऑप्शन सी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कूट मिलाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पारसेक तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। पारसेक मतलब, एक पारसेक मतलब तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक बताना है आपको किसके बराबर है। तो पारसेक दूरी की इकाई है जो सौर मंडल के बाहर स्थित सुदूर जो खगोलीय पिंड होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, उसकी दूरी को मापने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, 3.25 प्रकाश वर्ष। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, एक पारसेक, ठीक है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। 1000, 750, 746 या 748। तो एक हॉर्स पावर में जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। ये एक हॉर्स पावर। अश्व शक्ति जिसको हम कहते हैं, ये शक्ति मापने की इकाई होती है। अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर जो है वो शक्ति मापन की इकाई है, और एक अश्व शक्ति में, एक हॉर्स पावर में 746 वाट की ये बराबर होती है। अश्व शक्ति जो शब्द है उसका प्रयोग जेम्स वाट जो थे उनके द्वारा वाष्प जो स्टीम इंजन थे द्वारा किए गए थे। ठीक है,
और कार्य और ये जो था बोझ ढोने वाले घोड़ों, जैसे जो बोझ ढोने वाले घोड़े थे उनकी शक्ति की तुलना के लिए किया गया था उनके। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बल का मात्रक, फैराडे है, फर्मी है, न्यूटन है या रदरफोर्ड है। तो रदरफोर्ड तो होगा नहीं बल का मात्रक, ये ऐसे ही हट गया। फर्मी भी नहीं होगा। बल का मात्रक क्या होता है? फैराडे भी नहीं होता है। बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। ये एक बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति मतलब कि विराम अथवा गति में परिवर्तन करता है। इसको हमने पिछली वीडियो में समझा था बल एवं गति वाले टॉपिक में कि बल क्या होता है, गति क्या होता है, उसको भी हमने डिटेल में ढंग से समझा हुआ था। अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा इजीली और हमने अच्छे से डिस्कशन भी किया हुआ है। तो ये क्या होता है, बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है अथवा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर न्यूटन नहीं दिया हो तो यहाँ पे आप टन टन नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ जाएंगे। अगर न्यूटन की जगह पे वो ऑप्शन दिया हो तो न्यूटन ही ढूंढते नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर होता है। उसके बाद एक आखिरी सवाल है 1 माइक्रोन बराबर है। तो इसको समझते हैं कि 1 नैनोमीटर होता है, क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप एक काम करेंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इन दोनों का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम चर्चा डिटेल में करेंगे। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसका टॉपिक है उष्मा। नेक्स्ट वीडियो में हम उष्मा के बारे में चर्चा करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करेंगे। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त आप वीडियो क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर करते जाएंगे। तो एक काम करते हैं, जाने से पहले यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। समझ क्या लेते हैं, इसको जान लेते हैं कि 1 नैनोमीटर होता क्या है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो नैनोमीटर जो होता है मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई होती है। अब हमसे पूछा है कि ये क्या होता है, तो इसका जो मान होता है वो 10⁻⁻7 सेमी होता है, सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। ज़्यादा होमवर्क आपको वर्कलोड हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी समझ लेते हैं 1 मिनट के अंदर ही, ज़्यादा इससे बड़ा वीडियो भी नहीं होगा। 1 माइक्रोन बराबर यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उष्मा टॉपिक को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहेंगे। जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जरूर करते जाएंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे। धन्यवाद।